हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह 2023 से। आप लोग के बार बार कमेंट आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि एनसीईआरटी सार संग्रह को कंप्लीट करा दिया जाए। आज यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे और इसमें हिस्ट्री में रहने वाला है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन काल। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर फॉर्म में रहेगा। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। बिल्कुल आराम से हम लोग चलेंगे। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? तो यह इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेरोडोटस को। जल्दबाजी नहीं करने का है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? यह माना जाता है राजतरंगिणी को। नेक्स्ट है उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो यह आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों का अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है डॉक्टर प्राइम रोज को। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाला प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसकी रचना कल्हण ने किया था। इतिहास का पिता हेरोडोटस कहलाता है। और हमने क्या देखा? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रम में विवरण ही हमें क्या कहलाता है? तो यह इतिहास कहलाता है। आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिका इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट की। चीनी यात्रियों ने अपना यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? यह किया था इन तू का प्रयोग किया था। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? यह तैयार किया है वी.ए. स्मिथ ने। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें न लिखा गया हो और न ही पढ़ा गया हो। आदि ऐतिहासिक काल जिसमें तो लिखा तो गया हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो। ऐतिहासिक काल, मैं सिंपली से बता रही हूँ आप लोग को, ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा भी गया हो और पढ़ा भी गया हो। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल को। आदि ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता को। वही ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत हो गया, वैदिक काल हो गया, ये सब हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में। जैसा कि देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्या है? क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है इसका, और क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में इसका जो काल है यह 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल आदि ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसमें तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय है। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल, इसका जो समय काल है यह 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व से आगे का काल जो कहलाता है यह ऐतिहासिक काल ही कहलाता है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य यहाँ उपलब्ध होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक शास्त्र तथा विदेशी विवरण। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक शास्त्र तथा विदेशी विवरण साथ साथ याद करने का प्रयास करेंगे। यह सभी एग्जामों के लिए एनसीईआरटी जो है इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में।
ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स ब्रेनसब 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय प्रौद्योगिक कहाँ हम लोग थे? हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो यह थे वैवस्वत मनु थे। वायु पुराण में किस वेद का उल्लेख है? तो यह गुप्त वंश का। वायु पुराण में गुप्त वंश का है, ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राप्त होता है कल्पसूत्र से। किससे? कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण, इसमें चर्चा मिलता है आर्य सातवाहन वंश का। और विष्णु पुराण में किसका चर्चा मिलता है? तो मौर्य वंश का। विष्णु पुराण मौर्य वंश। गुप्त वंश का जानकारी हमें किससे मिलता है? तो वायु पुराण से। मत्स्य पुराण से चर्चा हमें मिलती है सातवाहन वंश का। मत्स्य पुराण में किसका चर्चा है? तो आर्य सातवाहन वंश का। विष्णु पुराण में है मौर्य वंश का और वायु पुराण में है गुप्त वंश का। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि थी? तो इसे जो लिखा जाता था दायां से बाएं तरफ, दाएं से बाएं क्यों लिखा जाता था? नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद और गुप्त वंश की जानकारी नारद स्मृति और वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मनु स्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, जो कि यजुर्वेद का यह क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? तो ऐतरेय और कौस्तुकी है ऋग्वेद का। गोपथ है अथर्ववेद का और शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और वही सामवेद का पंचविश और षड्विश है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वाल्यान गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वाल्यान गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। प्रारंभ में इसका नाम क्या था? तो जय संहिता था। 8800 श्लोक थे, लेकिन जब श्लोक की संख्या बढ़ करके 24000 हो गई तो भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 8800 श्लोक था तो जय संहिता, 24000 श्लोक हुआ तब इसे भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। ध्यान रखेंगे। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन हम लोग पुरालेख विद्या से करते हैं। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत किस नाम से जानता है? तो रेहला। इब्न बतूता रेहला किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। मोरक्को का रहने वाला था। हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? अध्ययन और अध्यापन का काम किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी दिया गया है, आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिलेख और शासक को देखेंगे। हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो राजा खारवेल का है, कलिंग नरेश खारवेल का है। एहोल अभिलेख, इसी अभिलेख में क्या नाम मिला है? तो भारत का नाम भारतवर्ष मिला है। आगे हमने देखे भी थे भारतवर्ष। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है, हरिसेन के द्वारा बनाया गया है। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख अस्कन गुप्त। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसी का चर्चा एहोल अभिलेख से मिलता है। यह नर्मदा नदी के किनारे है। नासिक अभिलेख एक गौतमी बलसरी की है, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है, इसमें सुदर्शन झील का निर्माण
चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है उसकी चर्चा मिलता है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है ये समुद्रगुप्त का है। हरिसेन जो कि इसके दरबारी कवि थे उनके द्वारा बनाया गया था। मंदसौर अभिलेख यह मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंद गुप्त का है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो यह मिलती है शुंग काल की। शुंग काल की। हेन सांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? यह किया है सी यू की में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो यह की थी अल बरूनी ने। अल बरूनी ने। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक मोरक्को का रहने वाला था। रहला इसका पुस्तक है। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है पांड्य राज्य की। पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? यह मिलता है शुंग वंश का। क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता मिलता है? शुंग वंश का। क्योंकि पतंजलि जो थे यह किनके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र के दरबार में ही रहते थे। चीनी लेखों का वर्णन दिया गया है। फाहियान यह कब आया था? इनका जो समय काल है भारत आने का 399 से 1414। फाहियान 399 से 1414। हेन सांग 629 से 645 तक भारत रहा था। 629 से 645। इत सिंह, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इत सिंह 673 से 675 ईस्वी। फाहियान का जो रचनाएं हैं यह है भारत दशा का विवरण। भारत दशा का विवरण। फोक यू की इसकी पुस्तक है। हेन सांग की। सी यू की पुस्तक इसका है पाश्चात्य संसार के लेख है। अगर हिंदी में पूछ दिया जाए तो ध्यान रखिएगा फाहियान का पुस्तक का नाम है भारत दशा का विवरण। ऐसे याद रखिएगा फो क्यू की। और हेन सांग का क्या है? तो सी यू के अर्थ होता है पाश्चात्य संसार के लेख। इत सिंह 673 से 675 प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की यह आत्मकथाएं को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। यात्री विवरण क्या क्या है? जैसे कि किसके बारे में दिया गया? फाहियान। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद का देव निर्मित बताया था। राजप्रसाद जो कि राजमहल था चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी से निर्मित था, उसके बारे में कहा था कि यह देव निर्मित है। और वस्तु विनिमय जो था गुप्त काल में यह कौड़ियां हुआ करता था। हेन सांग के बारे में जानते हैं। हेन सांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। कौन सा उपाधि? शिलादित्य की उपाधि दिया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे शाक्य मुनि भी कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो हेन सांग को कहा जाता है। हेन सांग को कहा जाता है। और इत सिंह चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त का एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। किसका है? तो यह भानुगुप्त का है। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग देखने वाले हैं। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जो है यह 26 लाख से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक का काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। 26 लाख से लेकर के 9000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटा गया है? 3। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान रखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल का जो समय काल है यह 26 लाख से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व का जो काल है इसे निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। वही मध्य पूरा पाषाण काल का है 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। वही उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व को उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं।
क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 4000 ईसा पूर्व के जो काल है उसे मध्य पाषाण कहा जाता है। वही नवपाषाण काल की बात की जाए तो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व का जो काल है यह नवपाषाण काल कहलाता है। उसके बाद ताम्रपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है। चलिए, आई होप यह क्लियर हो चुका होगा। इसके बारे में ऐसे आप लोग जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो यह जम्बू द्वीप का खंड था। जम्बू द्वीप। ऑप्शन तो है नहीं, सॉरी, आदत हो गई है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है पिंथेकैथ्रोपस के रूप में। पिंथेकैथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है हथनौरा से। हथनौरा से प्राप्त होता है। नर्मदा घाटी के हथनौरा से प्राप्त होता है। ऐसे तो हम लोग याद रखते हैं नर्मदा घाटी से, लेकिन अगर एग्जिट स्थान पूछ दिया जाए तो हथनौरा याद रखिएगा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस प्रस्थल से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है मेहरगढ़ से। पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त मिलते हैं? यह मिलते हैं मेहरगढ़ से। सुरथर और किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में स्थित है मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान। मनुष्य ने सर्वप्रथम सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में है मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का किया था। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो यह कुत्ता था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन का आरंभ यह माना जाता है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आदमगढ़ से। मानव द्वारा खादानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो खादानों की कृषि प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन था? तो यह जौ था। यव इसे कहा जाता था वैदिक काल में। चोकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ताम्रपाषाण युग के नाम से। ताम्रपाषाण युग को चोकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इसे। इनामगांव महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, नवदा टोली भी महाराष्ट्र में है और नेवासा महाराष्ट्र और ताम्रवती कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब इससे रिलेटेड कुछ दिया गया है। इनामगांव महाराष्ट्र, कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाला मकान के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाला मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं इनामगांव से। अगर बात की जाए कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल जो प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। दैमाबाद से क्या है? कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ से मिला है? यह मिला है दैमाबाद से। अब हम लोग देखते हैं नवदा टोली के बारे में। नवदा टोली के उत्खननकर्ता कौन थे? तो एच.डी. संकलिया थे। एच.डी. संकलिया। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं नवदा टोली से। अब देखते हैं नेवासा। नेवासा यह भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? नेवासा से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ताम्रवती कहाँ है? तो यह राजस्थान में। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। यहाँ के काले मृदभांड जो है सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण
काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1865 ईस्वी में। नवपाषाण काल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग किया था 1865 में सर जॉन लुबाक ने। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ते थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? त्या चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, कुंभकारी जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? त्या प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से। बिल्कुल आराम से देखेंगे और यहीं पे आराम से याद करने का प्रयास करेंगे। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेबल उपकरण निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार यह हो जाएगा मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। निम्न पुरापाषाण काल से बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पुरापाषाण काल से। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक व्यवस्था किस काल से जुड़ी है? यह पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाणकालीन स्थल हो जाएगा महदाहा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो यह हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? या प्रयुक्त किए गए थे मध्य पुरापाषाण काल से। मध्य पुरापाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? त्या सीखा था नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी मेहरगढ़ से। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणी स्थल का उत्खनन करदा HD संकलिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में कहाँ है? तो नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण सराय नहर राय से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? यह हुआ है हस्तिनापुर हरियाणा से। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, सुसुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कौन कौन है? मोहनजोदड़ो जो कि लारकाना जिला पाकिस्तान, चन्हुदड़ो सिंध प्रांत में है सिंधु नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे ये भी पाकिस्तान में है, हड़प्पा यह भी रावी नदी के किनारे जो है यह भी पाकिस्तान में है। लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो है, माउंट गोबनी जिले में है हड़प्पा। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं, स्थल और राज्य दिए गए हैं। बुर्ज होम कहाँ है? तो यह कश्मीर में है। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। इसका कुछ विशेषता दिए गए हैं। बुर्ज होम कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है, देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में। कहाँ के कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? यह बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम कहाँ है? तो कश्मीर में है। गुफर कराल कहाँ है? तो यह है कश्मीर में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित औजार धूसर मृदभांडों का प्रमाण सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुफर कराल से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यह सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच स्थित है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। गेहूं की कितने प्रजाति? 3 और जौ की 2 किस्म की खेती के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महदाहा कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। महदाहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण
गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? महदाह से। धान के अलावा जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य महदाह से प्राप्त हुए हैं। वही बात की जाए कोल्डिहवा की, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती का प्रमाण कोल्डिहवा से, जो धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कोल्डिहवा से। संगनकल्लू कर्नाटक, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो संगनकल्लू से, जो कि बेल्लारी जिले में अवस्थित है। पिकलीहल कहाँ है? तो यह है कर्नाटक। पिकलीहल कहाँ है? तो कर्नाटक। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपानी मांडो यह उत्तर प्रदेश में है। यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां कहाँ से प्राप्त हुआ है? चौपानी मांडो, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। सारू तारू कहाँ है? तो असम में है। यहाँ से किस चीज का प्रमाण मिला है? सारू तारू से गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सारू तारू से हुए हैं। वही चिरान जो कि अपना बिहार में है, यहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। हिरणों के सींगों से निर्मित हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं चिरान से। दाओजली यह असम में है। कृषि व पशुपालन के साथ प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कहाँ से क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए, क्या क्या मिला है, यह सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता। पाषाण काल को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आदि ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर गए हैं। चलिए, स्वागत है आप लोग का हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का काल कहलाता है हड़प्पा काल या फिर सिंधु सभ्यता काल। हड़प्पा नामक प्रस्थल किस सभ्यता से संबंध है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भौचित्रात्मक लिपि थी। कैसी? भौचित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी पुरातात्विक खुदाई से हमें प्राप्त मिलती है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला, यह सब तो जानते ही होंगे, इसलिए थोड़ा आराम से आगे निकलते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो आर्य के आने से पहले से ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि शिव जी का मूर्ति प्राप्त हुआ है। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। सिंधुवासियों ने ही पहली बार तांबे में टीन मिलाकर के कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ कांस युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो यह जाएगा सौराष्ट्र में, जहाँ से चावल की भूसी का प्रमाण मिला है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीनों से घिरे हुए थे? तो हो जाएगा कालीबंगन। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? तो हो जाएगा कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी, राजस्थान। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? या की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा से नहीं प्राप्त हुआ है। लोहा नहीं प्राप्त हुआ है। लोहा का प्रमाण हमें मिलता है अतिरंजी खेड़ी यूपी से। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में है और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह धौलावीरा से ही प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से। 3 नगर में विभाजित था धौलावीरा ही। स्टेडियम के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से ही। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो आकार है इसका वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है।
और गाय का भी नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ भारत में ही हुआ है। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता ही था, यह भी ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंह युक्त देवता के मुहर कालीबंगन से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो था यह क्या था? आर्य जो था या फिर वैदिक काल कहें तो यह कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो थे यह किस पे आश्रित थे? तो यह व्यापार पे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का कारण है यह है मृदभांड। क्या है? मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। यह जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। पूरब में मांडा जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। आलमगीरपुर पूर्व में है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में है सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और दक्षिण में कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पाकालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। चलिए इसे याद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके उत्खननकर्ता को देखेंगे, उसके बाद किस नदी के किनारे स्थित है उसे देखेंगे, इसके साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं यह भी देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो यह मोंटगोमरी जिला हमने उस टाइम माउंट बता दिया था, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो राय बहादुर दयाराम शाहनी वहिलर माधव स्वरूप वत्स। कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा इसका उत्खनन करता है और 1920 में इसका उत्खनन किया गया था। लोथल अहमदाबाद जिला गुजरात में है। इसकी खुदाई किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने लोथल की 1955 एवं 1962 में। चनहुदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान। अर्नेस्ट मैके व NG मजुमदार के द्वारा चनहुदड़ो की खुदाई की गई थी 1931 में। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं BK थापड़ और BB लाल के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1953-1960 में। राखी गढ़ी जो कि हिसार में है, हिसार जिला हरियाणा में है। सूरजभान के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1969 को। कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान। धुरे एवं फजल अहमद खान के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी 1935 और 1955 में। बनावली हिसार में है। RS विष्ट के द्वारा रविंद्र सिंह विष्ट के द्वारा 1973 में इसकी खुदाई की गई थी। रोपड़ यगदत्त शर्मा, रोपड़ कहाँ है? तो यह पंजाब में है। यगदत्त शर्मा के द्वारा 1955 में। रंगपुर काठियावाड़ जिला गुजरात, रंगपुर काठियावाड़ जिला SR राव 1954 में खुदाई की गई थी। आलमगीरपुर मेरठ में है और यह यगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में इसकी खुदाई की गई थी। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ऑरेंज स्टाइन इसकी खुदाई जॉर्ज डेल्स के द्वारा किया गया था। जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 एवं 1962 में की गई थी। मांडा जम्मू कश्मीर जगपति जोशी 1982 मांडा। सुतका को इसकी खुदाई जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। सुरकोटदा गुजरात में है। जगपति जोशी 1964। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे।
कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, राखीगढ़ी घग्घर, कोटदीजी सिंधु, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, बनावली सरस्वती नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर भादर या फिर मादर नदी के किनारे, रंगपुर भादर या मादर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे, सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, मांडा चेनाब नदी के किनारे, सुतका को जो है सादी कौर नदी के किनारे, और सुरकोटदा गुजरात में है, यह सरस्वती नदी के किनारे है। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या क्या मुख्य रूप से साक्ष्य मिले हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। अन्न भंडार, अन्न का भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुआ है, मछुआरों का चित्र प्राप्त हुआ है, शंख का बैल और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। RH-37 कब्रिस्तान भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। लकड़ी का ताबूत भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। और लकड़ी की ओखली का प्राप्ति हुआ है हड़प्पा से, ध्यान रखेंगे। विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, काष्ठ निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाले मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, काष्ठ निर्मित नग्न महिला मूर्ति, इसी को काष्ठ निर्मित कहते हैं, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्राएं प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा। और भी क्या प्राप्त हुए हैं, तो घरों में कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कुआं का साक्ष्य, घर में कुआं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं। अनागार, सबसे बड़ा अनागार, स्नानागार, यह सब मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, लोथल के बारे में जानते हैं। गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकार अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस के मुहर, घोड़े की मिन्न मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है लोथल से। क्या क्या, गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकार अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फारस के मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से। आगे बढ़ते हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए यह प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो चनहुदड़ो से। अब हम लोग चनहुदड़ो का देखने वाले हैं। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मनके बनाने वाला कारखाना हमको प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। लिपस्टिक, मेकअप की जो सामग्री प्राप्त हुआ है चनहुदड़ो से। लिपस्टिक, आईना, कंघी, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहुदड़ो से। कांच से गाड़ी प्राप्त हुआ है। वर्गाकार ईंट प्राप्त हुए हैं। कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। काजल, पाउडर, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्ली का पीछा करते हुए यह कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चनहुदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य, कालीबंगा के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। अग्नि हवन कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्निकुंड, या प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साथ, और लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से। ताम उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, या कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसे अब देखना पड़ेगा, राखीगढ़ी से। ताम्र उपकरण हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राखीगढ़ी से। सबसे बड़ा स्थल भारत में, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी ही है। आगे बढ़ते हैं, कोटदीजी से प्राप्त हुआ है किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, यहाँ किलाबंदी नहीं किया गया था कोटदीजी में। और कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे प्राप्त हुए हैं कहाँ से, कोटदीजी से। मिट्टी का हल, अब हम लोग देख रहे हैं बनावली के बारे में, बनावली के बारे में ही शायद देख रहे हैं, कंफर्म है, हाँ। मिट्टी का हल या फिर खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है, बनावली से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बनावली से। तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, क्या बुजरुहोम से प्राप्त हुआ ही है, लेकिन रोपड़ से भी, रोपड़ या रूपनगर पंजाब से भी प्राप्त हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रोपड़ से क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो रोपड़ से प्राप्त हुआ है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, यह हो चुका। ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग,
धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है रंगपुर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रंगपुर से। ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साथ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? यह प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से। मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साथ कहाँ से प्राप्त हुए? आलमगीरपुर से। 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साज, बंदरगाह, यह सब कहाँ से मिला है? यह मिला है सूतकांगे डोर से। 3 संस्कृतियों के साथ प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिराक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साज, बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूतकांगे डोर से। नेक्स्ट है मांडा। मांडा चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वनाग्र, मुहरों के साथ प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित वनाग्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? यह प्राप्त हुए हैं मांडा से। चट, ब्लेड 2 टीलों पर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। 2 टीलों पर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। यह प्राप्त हुआ है सूतकाह से। और सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? तो कलश सावधान प्राप्त हुआ है। और घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा प्राप्त हुआ है। तराजू का पलड़ा, कलश सावधान, घोड़े की हड्डी कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रवेश कर गए वैदिक काल। वैदिक काल को देखने वाले हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है, यह क्या है? ज्ञान है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त थे? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त थे। त्रय नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 3 वेदों के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का चर्चा? अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को देवता को समर्पित है? यह है 9वां मंडल। जो इजी है इसलिए मैं फास्ट चल रही हूँ। जो आसान है आप लोग बार बार उसे रिपीट कर चुके होंगे, याद हो चुका होगा, उसी को मैं आगे लेकर के चले जा रही हूँ। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से संबंधित है? यम और नचिकेता का जो संवाद है यह कठोपनिषद में है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो यह अश्वपति जो शासक थे यह थे कैकेय के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो हो जाएगा उपनिषद में। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में होगा है? या चिनाब। अस्किनी, चिनाब। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। और पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती है। यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसे देखते हैं। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, सूक्त और उपनिषद की चर्चा की गई यहाँ पे। चलिए इसे देखते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं कौस्तकी और ऐतरेय। कौस्तकी और ऐतरेय कहते हैं। यजुर्वेद तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण। पंचविश, इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। गोपथ यह अथर्ववेद का है। ऐतरेय और कौस्तकी ऋग्वेद, तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद, पंचविश और षडविश सामवेद, अथर्ववेद गोपथ। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सामवेद में 1875 मंत्र दिए गए हैं और 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। उपनिषद दिए गए हैं। कौन कौन से इसको उपनिषद हैं? यह दिए गए हैं। इसे आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के ज्ञाता को कहते हैं अधर्यु। सामवेद के ज्ञाता को कहते हैं उद्गाता। अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं ब्रह्मा। इसके उपवेद है। ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद और इसके प्रवर्तक कौन है? तो प्रजापति हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद के उपवेद है, इसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। गंधर्ववेद सामवेद का है उपवेद और इसके प्रवर्तक कौन है? नारद। शिल्पवेद अथर्ववेद का विश्वकर्मा। आयुर्वेद ऋग्वेद, धनुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद यजुर्वेद का, गंधर्ववेद सामवेद का और शिल्पवेद हो जाएगा अथर्ववेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नहीं,
आगे बढ़ते हैं। पारसियों के ग्रंथ जीद अवस्था में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह कौन है? तो असुरों का देवता है। किसमें मिलता है? तो पारसियों के ग्रंथ जीद अवस्था में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बोगज कोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? यह समझा जाता था अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। दूसरे से सातवें तक जो मंडल है ये सबसे प्राचीन माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। गोत्र के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? यह हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि एवं कर्म कांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी को रावी कहा जाता था। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। दशराज युद्ध जो कि रावी नदी परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, यह 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन और दूसरे नंबर पे कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? यव शब्द का प्रयोग जौ के लिए। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम था वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यह मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो यह कहा गया है अथर्ववेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद के 3 मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र को। युद्ध का देवता इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह इंद्र थे। किला भेदने वाला भी देवता कहा जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीतमा तथा नदियों की माता की संज्ञा दी गई। किसको दी गई है? क्या दी गई है? सरस्वती नदी को। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक नदियां दिया गया है, उसके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देंगे। झेलम का पूरा नाम वितस्ता। विपाशा व्यास। दिशदती या फिर द्वसदती घग्घर। चौतांग नदी भी इसे कहते हैं, चौतांग नदी घग्घर को ही कहते हैं। कुब्रू कुर्रम नदी को कुब्रू कहा जाता है। कुब्हा काबुल। सदानीरा गंडक। अस्कनी चिनाब। शत्रुदी सतलज। गोमल गोमती। सिंधु के सिंध कहा जाता है। कहा जाता है? सिंध कहा जाता है। सरस्वती को घग्घर को सरस्वती कहा जाता था। सोहन सुषोमा स्वाद सुवास्तु। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। झेलम का पूरा नाम वितस्ता। व्यास का पूरा नाम विपाशा। घग्घर का पूरा नाम दिशदती या फिर द्वसदती। कुर्रम का पूरा नाम कुब्रू। काबुल का कुंभा। गंडक सदानीरा। चिनाब को अस्कनी। मैं इस तरह से याद कर रखी हूँ इसलिए मैं इस तरह से बताना स्टार्ट कर दी। सतलज को शत्रुदी कहा जाता था। गोमती को गोमल। सिंध को सिंधु। घग्घर को सरस्वती। सोहन को सुषोमा। स्वाद को सुवास्तु। आई होप याद हो चुका होगा। 1-2 बार आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? उपाध्याय। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? यह हो जाएगा ज्यामिति से। अस्तोमा सद्गम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? यह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य
गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को कहा जाता था अमाजु। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है? तो यह है जैन धर्म। चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ, इनका चिन्ह क्या है? तो वृषभ है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले हो गए ऋषभदेव, अंतिम हो गए महावीर। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो हो जाएगा जैन धर्म का अनेकांतवाद जैन धर्म से। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का क्या अभिप्राय है? तो जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीवन की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। वही त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किस का संप्रदाय है? यापनीय यह जैन धर्म का है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो लिखे गए थे अर्ध मगधी भाषा में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जाना जाता है सम्मिद शिखर। काफी चर्चा में रहा था हाल फिलहाल में, झारखंड में है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय, जो कि श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, स्थूल भद्र इसके संस्थापक थे, जबकि दिगंबर ये थे भद्रबाहु। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने किया था? बताइएगा। स्थूल भद्र के द्वारा। प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी में हुआ था। 300 ईस्वी में हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार, स्थूल भद्र के द्वारा। और द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात, क्षमाधि श्रवण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाएं। दिगंबर कहलाएं। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाएं? तो यह कहलाएं दिगंबर। जैन तीर्थंकर के क्रमों में अंतिम कौन था? तो यह महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहीं कहीं 599 भी दिया हुआ रहता है। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। सिद्धार्थ वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनके पिता थे सिद्धार्थ, इनके पिता थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कभी कभी दे दिया जाता है चेटक की माँ थी। चेटक की माँ नहीं, चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा और यशोधरा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, वही गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। आप इसको इस तरह से याद करेंगे। महावीर और गौतम बुद्ध में ज़्यादा फेमस कौन हुए? तो यह हुए बुद्ध। आई मीन सबसे बड़ा कौन हुए? बुद्ध हुए। तो बुद्ध की पत्नी भी बड़ा हुई। आई मीन यशोदा 3 लेटर का है और यह 4 लेटर का है। चलिए मैं इस तरह से रिलेट करके याद की हूँ, आप भी इस तरह से याद कर सकते हैं। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या फिर अनुजा। प्रमुख उपाधि केवलिन की उपाधि धारण की थी। केवल का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन का अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। अहर्थ का अर्थ होता है पूज्य। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। केवलिन का अर्थ होता है केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति।
जिन का अर्थ होता है विजेता, निग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, अहर्थ का अर्थ होता है पूज्य। निर्वाण प्राप्ति पापपुरी राजगीर, आप लोग राजगीर गए होंगे तो घूमे भी होंगे। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसापुर में सस्तीपाल के यहाँ हुआ था। मल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र था। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? यह जैन धर्म से। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? यह कौशाम्बी है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र। बौद्ध सहित अंगुत्तर निकाय में बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था? आजीविकों के आवास के लिए। बराबर जो कि जहानाबाद के ही आसपास पड़ता है, बिल्कुल आसपास ही है, लगता है मुश्किल से जहानाबाद से 15-20 किलोमीटर के पास है बराबर की गुफा। आप लोग अगर जहानाबाद आएँ तो आप लोग बराबर की गुफा को घूम सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ शिव जी की प्रतिमा भी है, बहुत बड़ी मूर्ति है। सावन के महीना में यहाँ मेला लगता है, आप लोग यहाँ करके देख सकते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ दिया था? तो यह जोड़ दिया था किसी को शादी ब्याह नहीं करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करना है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, असत्य, असत्य का मतलब होता है चोरी ना करना, अपरिग्रह के मतलब होता है संपत्ति अर्जित ना करना, एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। यही जो है जैन धर्म को क्या कर दिया था? डाउन कर दिया था, और बौद्ध धर्म जो है काफ़ी आगे तक गया था। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो यह भद्रबाहु थे। और इनका जो पूजा पाठ का जो नियम तरीका था यह भी बहुत हार्ड था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। अब हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? यह त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? यह है महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था चौथी बौद्ध संगीति के दौरान। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था? स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था। द्वितीय संगति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। उपसंपदा बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राजकाल में कौशाम्बी आए थे? तो कौशाम्बी आए थे उदयन के काल में। उदयन वो उदय नहीं जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पत्तियों का उदय हुआ। शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पत्तियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की भी उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या थे? तो दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्धों के रामायण के नाम से प्रसिद्ध है बुद्ध चरित कृष्णाकार अश्वघोष। बुद्ध चरित कृष्णाकार कौन है? तो अश्वघोष है। बौद्धों के रामायण किसे कहता है? बुद्ध चरित को अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सबसे छोटा अभिलेख रुमन देय स्तंभ अभिलेख जो कि लुम्बिनी में है, अशोक के द्वारा बनाया गया है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो यह हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। महायान के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, वह हीनयान ऐसा नहीं करते हैं। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। गांधार शैली और मथुरा कला शैली जो है कला शैली, ये दोनों जो है कुषाण कला कनिष्क के समय, कुषाण शासन कनिष्क के समय ही प्रसिद्ध हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा दिखाया गया है? प्रथम उपदेश को। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुई थी। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक
बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थली है लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु, वर्तमान में रुमनदेही, नेपाल। पिता का नाम है सुदोधन, साक के राजा कपिल वस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी, कोलिय गणराज के राजकुमारी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। इनका गोत्र क्या था? तो गौतम था। ये गोत्र का नाम है गौतम, जैसे कि कश्यप जो हो गया, कश्यप भी क्या है? तो गोत्र है। और भी गोत्र होते होंगे। कश्यप तो मुझे ध्यान है क्योंकि मेरा ही गोत्र है। गौतम भी गोत्र होते हैं, और भी बहुत सारे गोत्र होते हैं। तो इनका गोत्र का नाम क्या है? तो गौतम है। पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, कोलिय गणराज की राजकुमारी। पुत्र का नाम राहुल, सारथी चन्ना था, सारथी का नाम चन्ना। घोड़ा कत्थक था, घोड़ा का नाम कत्थक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया, बिहार, यमुना नदी के तट, घटना संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल है ऋषिपतन, सारनाथ। शिष्य का नाम है आनंद और उपाली। आनंद ने सूत पिटक की रचना की थी, उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वजी और कौशल राज। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इन्हें जीवन का अंत हुआ था। महापरिनिर्वाण हो गया था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? यह चाहता था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? यह हुई थी गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह है धर्मचक्र परिवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भीष्मी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? यह दी गई थी वैशाली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संगीतियाँ कौन कौन से हुए थे उसे ध्यान रखेंगे। पहली बौद्ध संगीति 483, द्वितीय बौद्ध संगीति 383, तृतीय बौद्ध संगीति 250 या फिर 255 कहीं कहीं दिया रहता है, 250 255 ध्यान रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली सदी या फिर 98 ईस्वी में। पहली बौद्ध संगीति हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र, चौथा हुआ था कुंडल वन कश्मीर। पहला अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। दूसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो शावक मीर। तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्तिस थे। और चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे वसुमित्र। पहले बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? तो अजातशत्रु, दूसरे में कालाशोक, तीसरे का अशोक, चौथे कनिष्क। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ऐसे तो आप लोग को याद ही होगा, इतना तो आप लोग को याद ही होगा। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? यह थे माध्यमिक संप्रदाय के। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? यह राजगीर में है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है किसके द्वारा निर्मित की गई? या जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? यह था नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में दिया गया था? तो कनिष्क के समय। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। त्रिपिटक, सूत पिटक या पिटकों में क्या है? बृहत्तम है। सूत पिटक पिटकों में क्या है? बृहत्तम है। विनय पिटक पिटकों में लघुतम है। अभिधम पिटक पिटकों में मध्यम है। सूत पिटक रचना आनंद ने किया था। विनय पिटक रचना उपाली ने किया था। अभिधम पिटक रचना किसने किया था? मोगली पुत्तिस ने किया था। इसके बारे में कुछ दिए गए हैं। बुद्ध के उपदेशों व संवाद का संकलन सूत पिटक में मिलता है। बुद्ध के उपदेश व संवादों का संकलन सूत पिटक। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन विनय पिटक। प्रवेश करने का नियम दिया गया है। अभिधाम पिटक। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधाम पिटक में किया गया है। बौद्ध धर्म के महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। महायान शासक कनिष्क के समय, चौथी बौद्ध संगीति के समय ही
बंटवारा हो गया था, 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। बेलूवन नामक महाविहार बनवाया था बिंबिसार ने। हर्यक वंश का शासक था। संघ में प्रवेश करने वाले प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? तो वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक दिए गए हैं। गर्भ, गर्भ का प्रतीक क्या है? तो हाथी। गर्भ क्या हो जाएगा? हाथी। जैसे कि इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। गर्भ, गर्भ मतलब पेट क्या हो जाता है? हाथी की तरह हो जाता है। इस तरह से आप लोग याद करने की प्रयास करेंगे। गर्भ जो है हाथी। जन्म, जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होता है, तो समझिए कि कमल, कमल क्या हो गया? खिल गया, आई मीन उसका जन्म हुआ। मैं इस तरह से उसको रिलेट करके माइंड में याद की हूँ। निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन हो जाएगा चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। गर्भ, हाथी, जन्म, कमल, निर्वाण, पद चिन्ह, प्रथम प्रवचन चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। यौवन, साढ़ हो जाएगा, यौवन साढ़ हो जाएगा। समृद्धि, शेर, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। गृह त्याग, घोड़ा से ही गृह त्याग करेंगे, गृह त्याग। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं टाइम दे देती हूँ। अभी आप लोग को विश्वास नहीं होगा, अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं 1 बजे से लगी हुई हूँ, 12:30 बजे से कहिए कि मैं लगी हुई हूँ वीडियो बनाने में। 2 बज गए हैं, 2 नहीं 2:30 लगता कि बज गया, 2 बज गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, आज हम लोग प्राचीन काल को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए कहाँ तक जाता है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया तो ग्रीक रोमन शैली में, ग्रीक रोमन शैली में। उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? उपोस्थ का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था, यह तारा कहा जाता था। बुद्ध की संगनी को क्या कहा जाता था? तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? क्या दी गई है? सर्वास्तिक को। महासंख्यों के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं? यह नव धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? क्या जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्यय समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो संसार के सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म। शैव एवं भागवत धर्म को देखने वाले हैं। नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? क्या थे? शैव उपासक संत। मतम यूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? गुप्त काल में। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायनोसिस की संज्ञा दी थी। भगवान शिव को डायनोसिस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? क्या बताया गया है? अरिष्टनेमी से। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तय मिलता है मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक अन्य नाम क्या मिलता है? एक नाम मिलता है महादेव। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी के मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुंडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है? तो देव और उसके शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका रही है? तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? यह हुआ था शुंग सातवाहन काल में। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक दिए गए हैं।
6 क्या है, चाहे दर्शन है, जैसे कि शाख दर्शन, शाख दर्शन है इसका आधार ग्रंथ शाख सूत्र, न्याय दर्शन न्याय सूत्र, योग दर्शन योग सूत्र, वैशेषिक दर्शन वैशेषिक सूत्र, मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र और वेदांत ब्रह्म सूत्र। चलिए इसके प्रतिपादक कौन थे, याद रखेंगे, शाख दर्शन कपिल मुनि, शाख दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम या अश्वपाद गौतम, महर्षि गौतम, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद या फिर उलुक, मीमांसा पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी, ब्रह्मसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। संप्रदाय और संस्थापक दिया गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, यदृच्छावाद आचार्य अजित केशकाम्बलिन, आचार्य अजित केशकाम्बलिन। भौतिकवादी पखुत कंचायन, अनिश्चयवादी संजय बेठली पुत्र। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से देखना चाहे तो देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, अदृच्छावाद आचार्य अजित केशकाम्बलिन, भौतिकवादी पखुत कंचायन, अनिश्चयवादी संजय बेठली पुत्र। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है, यह माना जाता है कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है, गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके वेशनगर अभिलेख में वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो यह हो जाएगा मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत तथा कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, यह जगह सीतापुर उत्तर प्रदेश नैमिषारण्य में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, भागवत संप्रदाय भक्ति के रूपों की संख्या है 9, नवधा भक्ति। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है, तो यह क्या है, हेराक्लीज के रूप में। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था, तो अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। अंडाल को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6ठी 7वीं ईसा पूर्व राजनीतिक दशा, ये सब देखेंगे। मौर्य काल को देखेंगे, ये सब अगले वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग इसे समाप्त करेंगे। मौर्योत्तर काल को, गुप्त काल को देखने वाले हैं, क्योंकि इस समय काफ़ी लेट हो गई है। मैंने वीडियो ही लेट बनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे देखेंगे और इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। बताने का तरीका कैसा लगा वो भी आप लोग बताएंगे। अगर यह सही लगा है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे और फिर लाइक करेंगे। और आपका काम है सब्सक्राइब करने का। अगर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और जहाँ तक आपका प्रयास हो वहाँ आप लोग शेयर करें, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग शेयर करें, हमें भी सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।